नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन, कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। देवांशी हमें बताएंगे कि आज के बाजार का पूरा अपडेट है क्या। आशीष और कुशल बताएंगे कल आने वाले नतीजों के बारे में। पूजा से समझेंगे कि आज एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इन सब के साथ थोड़ी देर में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर भी हम लेकर आएंगे। लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ। आज एजीआर बकाये के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पूरी डिटेल के साथ पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ी हैं हमारे साथ। पूजा, बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज। जी, आज एजीआर मामले में सुनवाई हुई और कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन जो बड़े बातें आज हुई हैं, जो कुछ बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से जवाब मांगा है कि अगर वो उनको समय देते हैं तो वो कितने समय में भुगतान करेंगी, इसकी जानकारी दें और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर वो क्या रखेंगी, किस तरह की गारंटी देंगी, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा है। इसके अलावा पीएसयू को लाइसेंस होल्डर के कारण भी एजीआर के नोटिस भेजे गए थे, जिसमें कि पावर ग्रिड, गेल और ऑयल इंडिया का नाम शामिल था। उनको भी ये क्यों भेजा गया है, इस पर भी जवाब मांगा है डीओटी से और कहीं ना कहीं उनको राहत देने की बात की गई है। और अदालत ने डीओटी को कहा है कि वो पीएसयू से बकाया मांगने के मुद्दे पर फिर से विचार करे। डीओटी को इस पूरे मामले में सुनवाई अगले 3 दिन के भीतर, यहाँ पर जो सुनवाई हुई है उस पर 3 दिन के भीतर यहाँ पर जवाब भी मांगा है। तो ये कुछ बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आए हैं। हालांकि अभी फिलहाल कंपनियों का कहना है कि अपनी तरफ से दलील दी है एयरटेल ने कि अगर तय समय पर भुगतान नहीं किया गया तो वो लाइसेंस रद्द कर दें, और वोडाफोन की तरफ से भी इस तरह की दलील यहाँ पर दी गई है। लेकिन देखना होगा कि 18 जून को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ टाइमलाइन कंपनियां देती हैं अपने साइड से और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर नजर रहेगी। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। ओके, तो क्या कहा है, क्या टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये पूजा ने हमें बताया। लेकिन इसका मतलब क्या समझा जाए, क्या इसे टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत समझा जाए, टेलीकॉम शेयरों पर क्या रणनीति होनी चाहिए, ये हम आगे एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत और सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाये मामले की सुनवाई, कोई राहत नहीं मिलने से बाजार में आज कमजोरी बढ़ गई और निफ्टी 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 9,900 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 700 अंकों तक की गिरावट दिखी। वहीं बैंक निफ्टी 650 अंकों की कमजोरी के साथ 20,525 के स्तर पर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज ने आज के कैश मार्केट में 805 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 874 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार में गिरावट आई, खराब ग्लोबल संकेत बाजार पर हावी रहे। ऐसे में आज के कारोबार को आप किस तरह से देखते हैं और इस बड़ी गिरावट के पीछे क्या क्या वजह आप देख रहे हैं? अब अगर आप आज की गिरावट का कारण पूछेंगे तो मैं सिंपल एक ही शब्द में कहूँगा कि आज दिन ही खराब था। जी हाँ, खराब क्यों? क्योंकि कहीं कोई अच्छी खबर है ही नहीं। कल रात अमेरिका में फिर से कमजोरी हो गई,
डाउ फ्यूचर सुबह से धीमे 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 गिर रहे और गिरते गिरते अपनी गिरावट बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 500 साढ़े 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा, एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के दिन कहीं कोई अच्छी खबर खरीदारी के लिहाज से नहीं थी। 9-10 दिनों तक लगातार खरीदारी करने के बाद एफआईज की तरफ से कल बिकवाली का आंकड़ा आ गया, तो उसने थोड़ा मूड बिगाड़ा कि ऊपर के लेवल पर टिकेंगे क्या। और तीसरी खबर जो आने वाली थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एजीआर वाले मामले में, वो फैसला आया नहीं। वो भी सुनवाई अब 18 जून यानी कि अगले गुरुवार तक के लिए टली है। तो एक भी अच्छी खबर बाजार को सुबह से सुनने को मिली नहीं, और जब मिली नहीं तो फिर धीमे 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 सरकते गए। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स पहले से ही कमजोर होना शुरू कर चुके थे। आप देखिए यूरोप तो 2-2, 2.5% 3% कमजोर हुआ है। डाउ फ्यूचर्स 2% कमजोर दिख रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बाजार मिड सेशन तक तो इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था एजीआर पर। लेकिन फैसला जब टला उसके बाद लोगों ने कहा अब तो रिस्क है ही नहीं ऊपर जाने की, बेचो। वो जो बिकवाली शुरू हुई है दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास जाकर 9,900 पर बंद हुए हैं बाजार। ये मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन हो गए 10,000 के ऊपर लगातार बंद हो रहे थे। अब वो लेवल आपने तोड़ा है तो थोड़ी कमजोरी का संकेत तो आ गया। बैंक निफ्टी 20,500 मजबूत सपोर्ट मान रहे थे, एग्जैक्टली उसी के आसपास जाकर बंद हुआ है, तो कमजोरी तो हुई है। तो लगभग बैंक निफ्टी पे आप देखिए इस हफ्ते के जो हाईएस्ट लेवल थे 21,800 के आसपास के, वहां से कमजोर होकर अब 21,500 तक आ गया। तो ऊपरी स्तरों से हफ्ते भर में 1,300 पॉइंट का करेक्शन तो हो चुका है। तो ओवरऑल कमजोरी की वजह एफआईज की बिकवाली, अमेरिका की कमजोरी, डाउ फ्यूचर्स नीचे, एक्सपायरी का दबाव और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसले में राहत नहीं मिलना, ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो बाजार पर हावी होते हुए दिखे। ओके, तो ये आज जो मार्केट में कारोबार रहा उस पर क्या एडिटर्स टेक है ये आपने सुना। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आज की जो मार्केट में हमने हलचल देखी, जो गिरावट का माहौल बना, उसके पीछे वजह क्या थी, कौन कौन सी खबरें थी और उन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में क्या मूव रहा, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए देवांशी। कल के दिन अच्छे गेंस के बाद आज बाजार में एक्सपायरी के दिन लाल निशान में ही बाजार बंद होते हुए दिखे, काफी मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखी। आज के दिन सारे के सारे सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे और लूजर्स की सूची काफी लंबी थी। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो आप देखिए फाइनेंशियल्स, साथ ही टेलीकॉम, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। भारतीय इंफ्राटेल, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये कुछ टॉप लूजर्स रहे निफ्टी में। वहीं आप देखिए चुनिंदा स्टॉक्स थे निफ्टी में जहां पे हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। इंडसइंड बैंक आज का हीरो था, लगातार हमने देखा है तेजी आती हुई दिखी और 5 से 7% तक के गेंस आज की ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिले। हीरो मोटोकॉर्प, ये भी एक हीरो था। ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स में आज बिकवाली हावी थी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन साइड ट्रेड करता हुआ। पावर ग्रिड, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे हरे निशान में आज कारोबार होता हुआ दिखा। इसके अलावा आप देखिए सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। बैंक स्पेशली आप देखिए आज निजी बैंक्स की बात करें, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल बैंक, मिड कैप बैंक्स में भी आज लगातार दबाव ही आता हुआ दिखा था। और अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा बनता हुआ दिखा। एसबीआई टॉप लूजर बनता हुआ दिखा आज की ट्रेडिंग सेशन में। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, कैनरा बैंक, ये सारे स्टॉक्स में आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आती हुई दिखी। साथ ही टेलीकॉम स्टॉक्स, यहाँ पे जो एजीआर की हियरिंग आती हुई दिखी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद हमने देखा वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, सब पर अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिखा। लाल निशान में सारे स्टॉक्स स्लिप होते हुए दिखे और आज पूरे दिन काफी वोलेटिलिटी आज टेलीकॉम स्टॉक्स में देखने मिली थी। ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो मारुति, आयशर मोटर, टीवीएस, अमरा राजा बैटरीज, ये चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखा। और साथ ही मेटल स्टॉक्स, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, फिर एक बार मेटल सेक्टर में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। काफी बिकवाली हावी हुई है सेल पर। नैल्को, वेदांता, एनएमडीसी, ये स्टॉक्स आज लाल निशान में ट्रेड होते हुए दिखे। ओके, तो ये अलग अलग खबरें और उन खबरों के दम पर किन किन सेक्टर में क्या एक्शन दिखा, ये देवांशी ने हमें बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल अविनाश जी आपसे पहला ये होगा कि आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं और टेलीकॉम कंपनियों में अब क्या करना चाहिए? इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि आज का जो एजीआर का जजमेंट आया है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करें तो आइडिया, वोडाफोन या भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनको तो डेफिनेटली पैसा चुकाना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा समय इनको दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये बात जानना चाहती है कि ये पैसा ये कंपनी कब देगी,
काफी समय से ये पैसा रुका हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस माहौल में भारती एयरटेल काफी वेल पोजिशन्ड है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी पैसा मार्केट से रेज़ किया था। प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोई गारंटी या कोई पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आइडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेगेटिवली प्लेस्ड है, और जो भी चढ़ान हमने ये स्टॉक में देखी थी, वो वही तेजी से शायद स्टॉक आने वाले दिनों में गिर सकता है, क्योंकि 18 जून को वापस ये मामला है और ये डिसीजन तब तक आएगा, तो आइडिया के लिए काफी नेगेटिव रहेगा। भारती के लिए मुझे लग रहा है कोई ज्यादा चिंता की बात। ओके, ठीक है। तो ये आपका व्यू है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो अविनाश जी, तो ऐसे बाजार में कल कहां पर पोजिशनल ट्रेड लेना ठीक रहेगा? इनफैक्ट मृत्युंजय, जैसे मैंने कहा कि आइडिया वोडाफोन काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमारा मानना है कि जिस प्रकार से तेजी ये स्टॉक में हुई है, इस लेवल से अगर कोई पोजिशनल शॉर्ट भी करता है, तो मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन में करीबन 7 रुपए का भाव आ सकता है। यहाँ पे करीबन 10.5 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये बहुत ही वैलिड पोजिशनल ट्रेड है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये काफी फोकस में रहेगा, और 18 जून के पहले ही शायद आपको ये प्राइस मिले। तो ये डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, ये डेफिनेटली ये न्यूज़ फ्लो का यूज करके इसमें डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। और ये खबर बताने के लिए जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति, बताइए क्या बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ही समय पहले एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब की थी 20 लाख करोड़ रुपए स्टिमुलस पैकेज के तहत, उन्होंने ये कहा था कि एक पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, एक नई पॉलिसी तैयार हो रही है, जिसमें सरकार की ये योजना है कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में 1 या 4 PSUs ही रखें, बाकी सबसे सरकार अपनी स्टेक वहां से बेचना चाहती है, प्राइवेटाइज करना चाहती है, और बहुत ही कम और बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही उनका इंटरेस्ट होगा। इसके तहत सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ काम यहाँ शुरू हो चुका है इसी पॉलिसी के ऊपर। और सबसे पहले जो सरकार देख रही है वो यहाँ देख रही है कि कुछ कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में है, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग की, कम से कम 10 से 12 ऐसी छोटी कंपनीज हैं जिनका कुछ मर्जर या प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, और वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। सरकार सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने EIL मतलब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट जॉइंट कंपनी बनाने का सोचा है, और उसके तहत वो ये चाह रही है कि कुछ छोटी कंपनी जो इसी से मिला जुला बिजनेस कंसल्टेंसी में और इंजीनियरिंग में करती हैं, उनको इसके साथ मर्ज किया जाए। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है, बट जो नाम हमें सूत्र बता रहे हैं वो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया, जो कि इंफ्रा में कंसल्टेंसी करती है। मीकॉन भी इंफ्रा ही रिलेटेड कंपनी है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया, ये टेलीकॉम में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और वेबकॉस जो कि वाटर सर्विसेज की कंसल्टेंसी देती है। ये कुछ कंपनीज हैं जो EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया में मर्ज होने की इनकी बातचीत चल रही है। सरकार इस पर एक व्यू बना रही है, किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा, किस तरह से मर्ज होगा, और इससे बेसिकली ये उद्देश्य है कि एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनी, जो कि टक्कर दे सके कुछ और कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जैसे ABB है, L&T है, इसके मुकाबले ये खड़ी हो सके। तो इस पर सरकार ने ऑलरेडी गतिविधि शुरू कर दी है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर, अहम खबर, एक्सक्लूसिव खबर जो आपने अभी देखी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नतीजों की। कल हिंडाल्को के नतीजे आएंगे, कैसे नतीजे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए आशीष। देखिए, नतीजे ऑपरेशनली स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। मार्च के महीने में दरअसल देखा जाएगा तो केवल 10 से 15 दिनों का ही लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादा दबाव जो है अर्निंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो कीमतें हैं पिछले साल के मुकाबले उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसे ऑफसेट कर देगा एल्यूमिनियम सेगमेंट, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी और एल्यूमिनियम सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मार्जिन पर हमारा अनुमान है कि 7.3% से बढ़कर 10% रहेंगे। इनकी जो कामकाजी आय यानी एबिटा है, इसमें मामूली 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है, करीब 946 करोड़ रहने का अनुमान है। टॉप लाइन में 25% की गिरावट देखने को मिलेगी और मुनाफा जो है 6% की गिरावट के साथ 222 करोड़ रहने का अनुमान है।
कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ऑपरेशनली नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, और कल M&M के भी नतीजे आने वाले हैं। M&M के नतीजों के अनुमान को बताने के लिए, समझाने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए कुशल। जी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स भी जो है आपको कमजोर साइड पे ही देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आइशर मोटर्स के मुकाबले M&M का जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा खराब हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मुनाफे को देखें तो वहां पे 56% का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 970 करोड़ के मुकाबले केवल 425 करोड़ का मुनाफा ही कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू भी देखें तो वहां पर भी एक डीप कट आता हुआ नजर आ सकता है। 38% की फॉल के साथ 8,625 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल ऑटो वॉल्यूम M&M की आप 47% डिक्लाइन होते हुए दिखे थे जनवरी से मार्च के क्वार्टर में, और साथ ही ट्रैक्टर वॉल्यूम में भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर आप मार्जिन की तरफ भी नजर डालें तो 13.5% के मुकाबले 11.5% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2% के मार्जिन का फॉल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने काफी सारे अपने जो व्हीकल्स हैं वो डिस्काउंट्स पर बेचे थे, तो कहीं ना कहीं मार्जिन का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर वहां पर नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की साइड से आपको ओवरऑल जो इनके व्हीकल्स सेगमेंट्स हैं, चाहे आप यूटिलिटी व्हीकल देखें या पैसेंजर व्हीकल्स, वहां पर क्या आउटलुक है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट में जहां पर इनका काफी रूरल स्पेस में बड़ा मार्केट शेयर है, वहां से कैसी डिमांड निकल कर आ रही है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है। अब अविनाश जी, हिंडाल्को और M&M के नतीजों के अनुमान को देखते हुए आपकी राय, आपका आउटलुक क्या बन रहा है इन दोनों कंपनियों पर? मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को के नतीजे मिले जुले आएंगे और यहाँ पे जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो ज्यादातर इस क्वार्टर में कंपनी नहीं देखेगी। हालांकि हमको लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। मेटल के प्राइसेस थोड़े से वीक हो चुके हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर कंसोलिडेटेड एंटिटी देखे तो मुझे लग रहा है कि कंपनी मैनेज करेगी अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी मृत्युंजय। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो हमको लग रहा है कि ऑटोमोबाइल सेल्स काफी खराब प्रदर्शन कर चुके हैं। तो सिर्फ जो रूरल का जो प्रोडक्ट बेस है, ट्रैक्टर का बेस है, वो इनको शायद थोड़ा सा सहारा दे सकता है। बट ओवरऑल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नंबर्स खराब आने की उम्मीद है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी और प्लस जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शायद बिकवाली रिजल्ट्स के बाद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा चल चुका है और ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है आने वाले 2 क्वार्टर्स में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे होल्ड की राय है, लेकिन फ्रेश खरीदारी न करें। ओके, तो होल्ड की राय है लेकिन फ्रेश खरीदारी, यानी मतलब नई बाइंग अभी करने की राय आपको नहीं दी जा रही है। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आज तो वीकली वायदा एक्सपायरी का दिन था, ग्लोबल संकेत खराब थे, लेकिन कल के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या ट्रेड लेना चाहिए? कल के सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। पहली तो ये कि जब अमेरिका में अंदाजा ये कि 500-600 पॉइंट नीचे बंद होगा अमेरिका, और 2 दिन से कमज़ोर हो रहा है, तो वाकई में 500-600 नीचे बंद होता है क्या? ज़्यादा हुआ तो फिर हम और गिरेंगे, और कम हुआ तो शायद हम रिकवरी कर जाएं। लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी हमेशा की तरह हमें देखना ही है। लेकिन कल फिर से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर नज़र रखनी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो मॉरेटोरियम के दौरान ब्याज चार्ज करना है या नहीं करना है उस पर। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, सुनवाई करके छोड़ देता है, या क्या आदेश आता है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरबीआई और कंपनियां ये चाहती, जो पैसा दे रही हैं ब्याज, बैंक से चाहते हैं भाई ये ब्याज तो लेंगे ना, ब्याज नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता कि भाई नहीं, मॉरेटोरियम के पीरियड के दौरान ब्याज मत लीजिए, तो बैंकों की हालत तो ख़राब हो जाएगी, नुकसान भरेगा कौन? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर छोड़ दे कि भाई ठीक है चलो, तो फिर ऐसे में देखना ये होगा कि बाजार तेज़ी से भाग भी सकता है। तो दोनों ही तरफ का बड़ा मुंह आने की आशंका, संभावना, एक तरफ नीचे आए तो आशंका, ऊपर आए तो संभावना, तो ये दोनों एक चांस हैं कल के सेशन में। प्लस चूंकि आज वीकली सीरीज की एक्सपायरी थी, जो दबाव बनना था, तेजी की पोजीशन कम होती थी, वो तो हो गया। अब अगर फ्रेश कमजोरी ना आए तो फिर आप रिकवरी भी दिखा सकते हैं। डेटा देखने जरूरी होंगे एफआईज की तरफ से क्या कुछ आता है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 9,800 9,825 के आसपास का है, ठीक है। ये टूटा तो फिर गए,
तो 9,800 9,900 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम है, वहीं पर आप बंद हुए निफ्टी में। ऊपर 10,100 10,200 ये है वो रुकावट वाली रेंज जिसको पार करना होगा मुश्किल। बैंक निफ्टी 19,950 20,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए, रुकना चाहिए यहाँ पर, यानी कि 2-1% की कमजोरी और हो सकती है। ऊपर में बैंक निफ्टी में 21,000 21,200 ये पार करना थोड़ा मुश्किल है, इसके पार गए तो फ्रेश तेजी बनेगी। तो ये कल के लिए आपके लिए लेवल्स हो गए। हफ्ते का आखिरी सेशन भी है, इंटरेस्टिंग तो रह गई, उतार चढ़ाव तो होना ही है, हो ही रहा है इस बाजार में, इसलिए हम बार बार कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड करना आना बहुत ज़रूरी है। मजबूती का वक्त बेचिए, कल भी आखिर में आपको मजबूती मिली, आज सुबह सुबह मजबूती मिली, बस अच्छे लेवल्स पर बेचकर वापस नीचे में खरीदिए, वापस रिकवरी भी देता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल रहे हैं इस बाजार में, तो तेजी के भी और मंदी के भी। तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा समय, इन्वेस्टर्स भी अब तक तो पैसा बना रहे हैं, अब उन्हें ज़रूरत है अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने की। तो ऐसा ना हो कि बाजार कहीं बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाए, आपका मुनाफा किताबों में ही रह जाए। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलें और वापस से नीचे के लेवल पर एंट्री करने के लिए अपने पैसे तैयार रखें, ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने के लिए। लेकिन अविनाश जी, ऐसे बाजार में अगर लंबे समय के लिए कोई निवेश किया जाए तो आपके हिसाब से कहां पर करना चाहिए? मृत्युंजय, लंबे निवेश के लिए हमको लग रहा है जो एसेट लाइट कंपनियां हैं और जो बिजनेस है वहां पे फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे हमको CDSL पसंद है। हमको लग रहा है कि कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है ये कैपिटल मार्केट ड्रिवन है, और मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए यहाँ पे रेवेन्यू कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता ही है। प्लस इस कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन और जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 600 650 करोड़ की कैश है। तो मुझे लग रहा है कि जो करंट भाव है करीबन 250 255 यहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि साल भर में हमको लग रहा है कि करीबन 300 325 का रेट मिल सकेगा। और होपफुली मार्केट्स में अगर अच्छी तरीके से जल्दी रिकवरी आई तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छी रेटिंग आएगी। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही सेफ काउंटर है ऐसे बाजार में। ठीक है, ओके। और अब वक्त है ये जानने का कि कल ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से निफ्टी ने 10,000 के नीचे बंद किया तो ट्रेड तो शॉर्ट साइड का रहेगा, क्योंकि आज जो मेजर सपोर्ट था 10,000 का वो उसके नीचे आज निफ्टी बंद हुई है। और जिस तरीके से आज शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है नेक्स्ट सीरीज के लिए, तो हमें लगता है निफ्टी में और प्रेशर देखने को मिलेगा। और निफ्टी में 9840 9820 तक के लोअर साइड के टारगेट है, तो निफ्टी फ्यूचर में डायरेक्ट भी शॉर्ट किया जा सकता है। 9910 के आसपास क्लोज हुआ है। 9950 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 9840 9820 के टारगेट के लिए निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। आज देखें तो मेटल पैक में भी काफी वीकनेस देखने को मिली, हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग देखें या हम देखें कुछ स्टॉक्स में ब्रेकडाउन भी देखने को मिले। तो मेटल पैक में भी हमें लगता है कि कल और एक्सटेंडेड सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मेटल पैक से हमें लग रहा है टाटा स्टील को यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। 314 के आसपास आज का क्लोज है। 319 का स्टॉप लॉस रख के 304 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। तो निफ्टी में शॉर्ट करने का ट्रेड रहेगा, दूसरा टाटा स्टील। तो दोनों ही पोजीशन शॉर्ट साइड की बनाने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। और हमें लग रहा है कि मार्केट में कल भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, और साथ ही अविनाश जी आपका, और मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।